Hello and Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with another topic which is environmental management. We have already seen this topic and learned few concepts of this topic. So we'll just do a quick revision and then move on to our next topic. So until now we have studied what is weather and climate and what are the factors that affect weather or climate. We have understood the difference between them. Apart from this, we have understood importance of weather in the living world. Also, we try to understand meteorology and Indian Meteorological Department, which gives us weather forecast, and monsoon model and climate prediction, which helps us in predicting monsoon and climate. Now moving on to next topic. Our next topic is solid waste management. Now solid waste is actually waste materials which are generated by us and is in solid state. तो ये सारे वेस्ट मटेरियल हम लोगों को हमारी डेली लाइफ में हमारे जो यूज़ करते हैं हम सारे प्रोडक्ट्स उससे ये सारे वेस्ट निकलते हैं एंड इट इज़ रियली अ नीड ऑफ आवर. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, ये जितना भी सॉलिड हम लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसे हम मैनेज करते हैं अच्छे से, सही तरह से उसे डिस्पोज करना, सही तरह से उसको रीयूज़ करना, सेग्रीगेट करना, जितना हो सके उसे डिग्रेड करना और जितना हो सके उसको एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कम करना. इस चीज़ को हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं और ये नीड ऑफ द आवर है. नीड ऑफ द आवर मतलब आज के टाइम पे ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज रोज़ बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों के सॉलिड वेस्ट निकलता है और उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को लाइफ में अफेक्ट होता है और साथ ही साथ हम लोगों के एनवायरनमेंट पे भी बहुत ज़्यादा हज़ार्डस इफ़ेक्ट होता है. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए. तो सॉलिड वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो इमेजेस दी गई हैं आप लोगों को. एक जो नॉर्मली यहाँ पर कचरा रहने से पहले की थी जब कचरा नहीं था, और दूसरा जब उसमें कचरा हो गया. तो देख सकते हैं दोनों में क्या फ़र्क है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है. नो एक्चुअली फर्स्ट पिक्चर इज़ जिसमें कचरा था और सेकंड पिक्चर हो गया जब वो चीज़ वो एरिया साफ़ हो गया तब वो कैसा दिख रहा है. तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सिर्फ कचरे के होने से और नहीं होने से. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कितना ज़्यादा वो देखने के लिए, आइज़ के लिए उतना सूदिंग हो जाता है और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है इसका. तो हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, उससे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं और जो उसमें से सॉलिड वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट. अब अगर हम इसे प्रॉपरली डिस्पोज कर रहे हैं तो ये एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बन सकती है. बिकॉज बहुत ज़्यादा जब कचरा रहता है, आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि देयर आर मेनी मेथड्स जिसमें ये लोग कचरे को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी. तो जब बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा कचरा लगता है और थोड़ी सी एनर्जी बनती है. बट हमारी डेली लाइफ में हम बहुत बहुत ज़्यादा ही कचरा बनाते हैं. सो इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव. ये सारे डंप्स में उसे रखने के बजाय हम उसे यूज़ करके उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं. बट वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. इस वजह से हमारी गवर्नमेंट अभी वो सारी चीज़ें नहीं अप्लाई कर सकती. तो करंटली सॉलिड वेस्ट एक बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इशू है. सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में इशू है. बिकॉज हमारी डेली लाइफ में हर जगह पर सॉलिड वेस्ट बहुत 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 क्वांटिटी में जनरेट होता है और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हम लोगों की इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है, हमारी इवन हेल्थ को अफेक्ट करती है वो. बिकॉज जो सॉलिड वेस्ट रहेगा तो उस पर क्या होगा, कचरे पर थोड़ा टाइम में उस पर इंसेक्ट्स आने लगेंगे, उस पर माइक्रोब्स आने लगेंगे, उसके ऊपर मॉस्किटोज आने लगेंगे और उनसे क्या होगी, बीमारियाँ फैलेगी. तो हमारी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है. तो गार्बेज प्रोडक्शन पर डे यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि मुंबई में 5000 टन्स ऑफ गार्बेज एक दिन में निकलता है. 5000 टन्स. पुणे में 1700 टन्स. नागपुर में 900 टन्स ऑफ गार्बेज डेली बेसिस पर निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है.
इनफैक्ट अगर आप लोगों को याद होगा तो 26 जुलाई 2005, 26 जुलाई की जो फ्लड हुई थी, उस टाइम पर फ्लड क्यों हुई थी, उन लोगों को डैम खोलना पड़ा था बिकॉज वो सब चीज़ें नहीं रह पा रही थी, उसमें पानी नहीं रह पा रहा था। और वो पानी, लेकिन अगर वो छोड़ दिए थे उसे, अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा प्रॉपर होता तो वो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट ही नहीं होता, बिकॉज हमारा जितना भी पानी डैम से आ रहा था वो क्या हो जाता, ड्रेनेज से बाहर चला जाता। बट उस टाइम पे हमारे ड्रेनेज सिस्टम में बहुत बहुत ज़्यादा कचरा था, जिसकी वजह से पानी बाहर पास नहीं हो पाया, और पानी बाहर पास नहीं हो पाया इस वजह से क्या हो गई, एक फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। तो इसी वजह से सॉलिड वेस्ट पर अब ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ज़्यादा उन सारी चीज़ों को जो हम लोगों का ड्रेनेज सिस्टम है उसे साफ़ किया जा रहा है, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन फ्यूचर में वापस फेस ना करनी पड़े। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट हम बहुत सारे टाइप्स के हमारी डेली लाइफ में निकालते हैं, तो उसमें से कौन से अलग अलग टाइप में हम क्लासिफाई कर रहे हैं वो देखेंगे। सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट में क्या निकलता है, हम लोगों का नॉर्मल फूड जो होता है, पेपर, प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन्स और ग्लास, शीट मेटल आर्टिकल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और उसे फेंक देते हैं, तो ये हम लोगों का हो जाता है डोमेस्टिक वेस्ट। बिकॉज ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, तो घर की जो भी कचरा हमारे घर से निकलता है वो सारा किस में आ जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट में आता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है ये कौन सा वेस्ट होगा, जो इंडस्ट्रीज से निकलेगा। अब इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली क्या यूज़ होता है, केमिकल्स यूज़ होते हैं, पिगमेंट्स यूज़ होते हैं, तो वो सब का कचरा निकलेगा। फिर जब केमिकल्स, पिगमेंट्स और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स, पानी वगैरह मिक्स होके है ना, एक स्लज बनता है, मतलब बहुत ही अजीब सा कीचड़ जैसा कुछ मटेरियल होता है, वो दलदल जैसा, तो वो भी रिलीज़ होता है, ऐश भी रिलीज़ होता है, और मेटल के जो पार्टिकल्स हैं वो भी रिलीज़ होता है। तो ये सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट में आता है। फिर आता है हज़ार्डियस वेस्ट। हज़ार्डियस वेस्ट नाम से समझ में आ रहा है कि ये हम लोगों के लिए हार्मफुल होगा। अब कैसे हार्मफुल होगा, इसमें क्या इंक्लूड होता है, केमिकल्स इंक्लूड होते हैं जो वेरियस इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, या फिर कोई एक्सप्लोजिव्स हैं, या फिर कोई इन्फेक्टियस मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ें जब इंडस्ट्रीज से या हम लोगों के नॉर्मली क्लिनिक्स से या डॉक्टर हॉस्पिटल्स से, तो ये सारी जगहों से जब कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है जो हमारी लाइफ को हार्म पहुंचा सकती है, कुछ केमिकल्स है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, या फिर इन्फेक्शियस मटेरियल्स है, तो ये सारा किस में आता है, हज़ार्डस वेस्ट में, जो हम लोगों को हार्म कर सकता है। फिर आता है फार्म या फिर गार्डन वेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा वेस्ट जो फार्म से या फिर गार्डन से मिलता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। अगर हम फार्म से निकाल रहे हैं तो फार्म में जब खेती करते हैं तो क्रॉप पूरी तरह से उसको काटते हैं, तो उसका जो बचा हुआ क्रॉप का पार्ट होता है, स्ट्रॉ होती है। फिर एनिमल्स होते हैं फार्म में, तो फार्म में जो एनिमल्स होते हैं उनकी यूरिन, उनका डंग, फिर अगर पेस्टिसाइड्स यूज़ करें तो उसका कचरा, और केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, जो भी चीज़ें हमारी गार्डन में यूज़ होती है या जो भी चीज़ें रहती है, उन सब का कचरा किस में इंक्लूड हो जाता है, फार्म या फिर गार्डन वेस्ट में। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट नाम से समझ में आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उससे वेस्ट निकलता है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स। ऑब्वियसली जब हम लोगों के घर में अगर कोई टीवी ख़राब हो चुका है तो हम क्या करते हैं, नया लाते हैं, पुराना वाला फेंक देते हैं। तो पुराना वाला जो फेंका हुआ टीवी सेट है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो काम नहीं कर रहा है बट स्टिल वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही काउंट होगा, तो वो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे हमारे पुराने सेल फोन्स हो गए जो काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहा है, म्यूज़िक सिस्टम्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गया। म्यूज़िक सिस्टम्स में क्या इंक्लूड होता है, स्पीकर्स होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर्स हो गए, या फिर हेडफोन्स हो गया। तो ऐसे जो म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं वो भी किस में आता है, वेस्ट में आ जाता है। जब हम लोगों को वो काम की नहीं होती, वो चीज़ें काम की नहीं होती, हम उसे फेंक देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंक्लूड होता है।
कंप्यूटर्स हो गए, बहुत पुराने कंप्यूटर्स हो गए जो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, उसके पार्ट्स हो गए, तो ये सारे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है बायोमेडिकल वेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा वेस्ट जो मेडिकल फील्ड से हम लोगों को मिल रहा है। तो उसमें क्या आएगा, यूज्ड बैंडेजेस, बैंडेजेस जो हम लोग यूज़ करके फेंक देते हैं, ड्रेसिंग्स, जब किसी को चोट लगती है तो उसके ऊपर वो लोग ड्रेसिंग करते हैं, पट्टी लगाते हैं, वो पट्टी, और ग्लव्स जो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, नीडल्स जो इंजेक्शन में यूज़ होती हैं, सलाइन की बॉटल्स, जब सलाइन चढ़ाते हैं, अगर आप लोगों को कभी ग्लूकोज चढ़ा होगा या सलाइन चढ़ी होगी तो वो उसमें से जब यूज़ हो जाता है उसके बाद में क्या करते हैं, उसे फेंक देता है। तो वो सलाइन की बॉटल्स, फिर मेडिसिन, जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं कुछ एक्सपायर हो जाती है तो उसे हम फेंक देते हैं। फिर मेडिसिन अगर ख़त्म हो गई है तो उसकी जो बॉटल्स हैं वो, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह, अगर जब हम लोग लैब वगैरह में पैथोलॉजी में जब टेस्ट होता है तो उसमें वो लोग टेस्ट ट्यूब वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें कुछ टेस्ट ट्यूब्स कभी हो जाता है, ब्रेक हो जाती है, या फिर अभी यूज़ नहीं कर सकते उसको वापस, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, वेस्ट में आ जाती है उनके। फिर बॉडी पार्ट्स, अगर हम सपोज़ किसी का कभी एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है लोगों के साथ, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, रेयरली ऐसा होता है लोगों के साथ कि एक्सीडेंट के टाइम पे उन लोगों का ऊपर से कभी गाड़ी चली गई या कहीं से भी कुछ भी हो जाए तो उन लोगों के बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनकी बॉडी से अलग हो जाते हैं। तो वो बॉडी पार्ट्स भी अभी वो लोग वापस उन लोगों को नहीं लगा कर दे सकते, तो उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, एक वेस्ट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल हो जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट में इंक्लूड होता है। ब्लड, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लड बह रहा है किसी की बॉडी से, तो उस टाइम पे वो जो एक्सेस ऑफ ब्लड जो बाहर निकल रहा है वो भी क्या हो जाता है, एक मेडिकल वेस्ट हो जाता है। क्लिनिक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, लेबोरेटरीज, ये सारी जगहों से ये वेस्ट हम लोगों को मिलता है। फिर आता है हम लोगों का अर्बन वेस्ट, जो हम लोगों की हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ में से या फिर लार्ज कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से निकलता है, जैसे कि कैरी बैग्स हो गया, ग्लास हो गया, मेटल के पीसेस हो गए, रॉड्स हो गया, थ्रेड हो गया, रबर, पेपर, तो ये सारा क्या है, हम लोगों की सिटीज़ में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। कंस्ट्रक्शन का वेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, अर्बन वेस्ट में इंक्लूड होती हैं। फिर आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जैसे कि स्ट्रोंशियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140 और हैवी वाटर, ये सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब ये हम लोगों को रेडियो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वो वेव्स हम लोगों के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। तो ये किससे निकलते हैं, एटॉमिक एनर्जी प्लांट से, या फिर माइंड से निकल रहे, या फिर रिसर्च सेंटर से, या न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग होती है वहाँ से निकलता है ये वेस्ट। तो ऐसे जो वेस्ट होते हैं हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो रेडियो वेव्स हम लोगों को देते हैं और जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होती है। फिर आता है माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट क्या होता है, जो माइनिंग से निकलता है, जब माइनिंग करते हैं लोग तो उसमें माइनिंग कब करते हैं पता होगा आप लोगों को, जो गोल्ड है, सिल्वर, डायमंड, ऐसे जो आयरन वगैरह, ये सारे जितने भी हम लोगों के मेटल्स हैं वो हम लोगों को डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलते हैं, वो ज़मीन के बहुत अंदर अंदर मिलते हैं या पहाड़ों में मिलते हैं। तो ये जो जगह होती है जहाँ पर ये सारी चीज़ें क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, माइंस। तो ऐसे माइनिंग एरिया में ये सारी चीज़ें मिलती है। तो इसमें जो भी हैवी मेटल्स वगैरह जो है, जो हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग अगर सपोज सोना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सोना एक्सट्रैक्ट करें तो बाकी का जो भी मेटल रहेगा वो क्या रहेगा उस टाइम पे, वेस्ट। तो वो सारा क्या हो जाता है, वेस्ट में इंक्लूड होता है। तो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, कितने क्लासिफिकेशन है और किस तरह से उसमें कौन से टाइप के वेस्ट आते हैं। अब ब्रॉडली जब हम देखेंगे तो हम उसे दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं इस वेस्ट को, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल मतलब जो चीज़ सड़ सकती है, ऐसा वेस्ट जो माइक्रोब्स के इसमें डिग्रेड हो जाएगा, प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाएगा। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, हम लोगों का स्पॉइल्ड फूड, घर का जो खाना है, ऐश है, सॉइल है, डंग है, प्लांट्स के जो पार्ट्स है, ऐसे जो वेस्ट है जो जल्दी सड़ जाते हैं, कुछ दिन में सड़ जाएंगे, कुछ टाइम में सड़ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, सॉइल में मिक्स हो जाएंगे, वो एनवायरनमेंट पे हार्म नहीं करेंगे। ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल
वेस्ट। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, वेट सॉलिड वेस्ट। और इसे केयरफुली हम लोगों को डिकम्पोज अगर हम कर रहे हैं तो हम लोग उसके कंपोस्ट से अच्छा क्वालिटी का फ्यूल भी बना सकते हैं, और ऐसे फ्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, बायोफ्यूल्स। और बहुत सारी सिटीज़ में बायोफ्यूल्स अभी अवेलेबल हो चुका है। फिर आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट जो डिग्रेड नहीं हो सकता, जो और मतलब हो सकता है बट बहुत बहुत टाइम लेता है वो, मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लेता है वो डिग्रेड होने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो ऐसे वेस्ट को जो बहुत सालों तक हमारे एनवायरनमेंट में रहेगा, जो काफ़ी साल हो जाएंगे लेकिन वो डिग्रेड नहीं होगा, तो ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसका, ड्राई सॉलिड वेस्ट या फिर ड्राई गार्बेज। अब ये ऐसे वेस्ट होते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट को अनक्लीन, अनटाइडी बना देता है, तो इन लोगों को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना होता है। इसीलिए जब भी हम लोगों को, अगर तुम लोगों ने देखे रहोगे कि डस्टबिन होते हैं आजकल, वो दो के पैर में रहते हैं, हमेशा एक पैर में रहता है, दो रहता है, एक होता है वेट वेस्ट का, दूसरा होता है ड्राई वेस्ट का। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेट वेस्ट क्या होता है, ड्राई वेस्ट क्या होता है। तो होपफुली नेक्स्ट टाइम जब तुम लोग कचरा फेंकोगे तो उसमें क्या करोगे, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग करके फेंकोगे, ठीक है। अब हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सबसे पहले तो बैड ओडर आती है उसमें से, अगर बहुत टाइम तक रहेगा वो वेस्ट तो क्या होगा, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ओडर आनी शुरू हो जाएगी। तो ओडर आती है उससे बहुत ज़्यादा, और वो ओडर क्यों आती है, बिकॉज इसमें टॉक्सिक गैस है, विच लीड्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैस। टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होती है उसमें, और साथ ही साथ काफ़ी टाइम तक के जब ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट में रहता है तो हमारी नेचुरल ब्यूटी को क्या कर देता है, वो ख़राब कर देता है। फिर आता है इसके अलावा, सिंस टॉक्सिक गैसेस रिलीज़ हो रही है तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, और साथ ही साथ वाटर पोल्यूशन भी होता है इसकी वजह से, बिकॉज हम लोग जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो करती है वेस्ट मटेरियल्स रिलीज़ करती है, या फिर मोस्टली जब लोग बीचेस पर जाते हैं तो उस टाइम पर वो लोग क्या करते हैं, कचरा पानी में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी भी ख़राब हो जाता है। फिर कभी कभी अगर सपोज़ लोग माउंटेन पर जा रहे हैं, ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उसी जगह पर जहाँ पर जो भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर क्या कर देते हैं, कचरा फेंक देते हैं। उससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन, बिकॉज सॉइल में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। प्लास्टिक चिप्स का रैपर अगर सॉइल में पड़ा हुआ है घास में, तो वो उसकी जगह नहीं है, बिसाइड्स वो हम लोगों की क्या कर रहा है, ब्यूटी को भी ख़राब कर रहा है। तो सॉइल पोल्यूशन भी होता है इससे, और साथ ही साथ बहुत सारी डिजीज़ेस भी फैलती है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दी थी कि जब कचरा ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उस पर क्या होगे, माइक्रोब्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, मॉस्किटोज आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिजीज़ेस फैलेगी, और बायोडाइवर्सिटी पे इस सब से बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए हम लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। अब इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम होगा और सराउंडिंग क्या रहेगी, क्लीन रहेगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, इससे क्या मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है, साथ ही साथ फर्टिलाइज़र मिल सकता है। वेट गार्बेज जो है उससे क्या मिलेगा, फर्टिलाइज़र, और जो ड्राई गार्बेज है उससे क्या मिल सकती है, एनर्जी मिल सकती है। और जब ये सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, अगर हम गार्बेज सेपरेट कर रहे हैं, उससे कुछ फ्यूल बना रहे हैं, या फिर उससे हम फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, या फिर एनर्जी बना रहे, तो वो सारी चीज़ें जब बनाने होती है तो हम लोगों को लोग लगेंगे, तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होगी लोगों के लिए। फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर स्ट्रेन कम होना चाहिए, बिकॉज हम सॉलिड वेस्ट, जो भी सॉलिड की चीज़ें बन रही है वो किससे बनती है, हमारे नेचर में जो सामान है उसी से। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उसके बाद में वो सारा कचरा वापस से जाकर नेचर में ही फेंक रहे हैं। तो वो स्ट्रेन भी नेचर पर से हट जाएगा, और हमारी हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। हमेशा देखो, जब भी बहुत ज़्यादा क्लीन सिटी रहती है उसे हम ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा क्वालिटी लाइफ वहाँ पर होती है। क्यों, और ज़्यादा हेल्दी लोग रहते हैं वहाँ पर, बिकॉज वहाँ पर कचरा नहीं होने की वजह से बहुत सी बीमारियाँ कम हो जाती हैं, और वो आइज़ के लिए सूदिंग भी होता है। अब साइंटिफिक और इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम।
सेपरेट करेंगे और कैटेगराइज करेंगे वेस्ट को अलग अलग टाइप में। जब साइंटिफिकली करते हैं तो हम इतनी सारी जो क्लासेस पढ़े थे हमने यहाँ पर, वो सारी क्लासेस के बेसिस पे हम क्लासीफाई करता है। फिर कंपोस्टिंग, जो वेट वेस्ट है, जो हम लोगों का डोमेस्टिक वेस्ट वगैरह जो निकलता है उससे हम कंपोस्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, उससे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। सेफ लैंडफिल साइट्स, लैंड फिलिंग साइट्स जो होती है, मतलब क्या करते हैं, बहुत एक बड़ा सा एरिया असाइन कर देते हैं, लैंडफिल बोल देते हैं उसको, बहुत ज़्यादा डेप्थ में उसको खोद देता है और उसमें जा जाकर कचरा फेंकते जाता है, तो वो पूरा लैंड भरने तक उधर पर कचरा फेंकते ही रहता है। और उसके बाद में आता है वर्मी कंपोस्टिंग, फिर आता है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज़ का जो सॉलिड है उसको भी वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। पायरोसिस, एनर्जी प्रोडक्शन बाय बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जब हम वेस्ट को बर्न करते हैं तो उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जैसे बायोगैस या बायो इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें इंसिनरेशन होता है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग, वेस्ट को पूरी तरह से जला देते हैं और सिर्फ उसकी ऐश बचती है, तो वो ऐश को डिकम्पोज होने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से हम वेस्ट को मैनेज करेंगे। समझ में आ गया सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है, और सॉलिड वेस्ट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर, जो है 7 प्रिंसिपल्स। आप लोगों को नाम याद रखने होंगे और अंदर क्या है वो आप लोगों को नाम से एक बार समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज रीयूज। रीयूज क्या होता है, यूज वापस करना, वापस से इस्तेमाल करना। जो भी चीज़ हमने यूज़ कर चुके हैं तो एक ही बार में यूज़ करके फेंको मत, ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिन्हें तुम बार बार यूज़ कर सकते हो और फिर फेंको। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन खरीद रहे हो तो नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन आती है 3 रुपीज़ या 4 रुपीज़ की, तो वो जो बॉल पॉइंट पेन होती है उसमें हम इंक वापस नहीं डाल सकते हैं, ना उसमें रिफ़िल कर सकते हैं, हम उसे एक बार यूज़ करेंगे और फेंक देंगे। तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, हम लोगों की बॉल पॉइंट पेन ऐसी जिसमें हम रिफ़िल्स डाल सकते हैं। तो क्या होगा, उस टाइम पर सिर्फ रिफ़िल फेंकेंगे और वापस हम न्यू रिफ़िल डालकर उस पेन को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, हम लोगों का एक ही पेन को हम बार बार यूज़ कर पा रहे हैं। इसी तरह से हमें अपनी डेली लाइफ में किसी भी चीज़ का अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए, जो कि हम लोगों को रीयूज़ करने दे। चीज़ों को सिर्फ एक बार यूज़ करके फेंकना नहीं है, हमें बार बार यूज़ करना है उस चीज़ को, और ताकि जब वो पूरी तरह से ख़राब हो जाए, बहुत टाइम हो जाए, तब हम फेंक दें और दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वेस्ट कम प्रोड्यूस होगा। फिर आएगा रेफ्यूज़। हमें जो प्लास्टिक या थर्मोकोल ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स हैं, उनके जो भी आर्टिकल्स हैं उन्हें रेफ्यूज़ करना है, नहीं, हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। रिसाइकल, जितने भी सॉलिड वेस्ट है हम लोगों के, फॉर एग्जांपल पेपर या ग्लास, ऐसा जो वेस्ट है उसे हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के एरिया में रद्दी वाला है तो हम पेपर्स को या ग्लास मटेरियल्स को उधर पर बेच सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे, इनफैक्ट प्लास्टिक, वो लोग उसको वापस करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, उसे मेल्ट करके वापस से रीयूज़ करती है और वापस से नया प्लास्टिक, नया पेपर और नया ग्लास, ये सारी चीज़ें उनसे बन सकती है। फिर आता है रीथिंक। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले हमें सोचना चाहिए वापस से, हर बार, मतलब हमेशा एक सोचना चाहिए कि मैं ये चीज़ जब कर रही हूँ तो इससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म तो नहीं हो रहा। हमें हमेशा ये सारे अपने एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए कि मैं जो चीज़ कर रही हूँ इससे एनवायरनमेंट को तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए, उसके बदले हम क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों को अपनी डेली यूज़ जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी पेन, तो हम पेन के लिए अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्ट्रॉ, नॉर्मल जो हम लोग प्लास्टिक की स्ट्रॉज यूज़ करते थे, तो उसके बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली या तो उसको ग्लास से पी सकते हैं, या फिर बाम्बू की स्ट्रॉज आती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम कचरा, सॉलिड वेस्ट कम कर सकें। फिर रिड्यूस, हमें जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, जितनी भी चीज़ें, हमें उसे क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए और वेस्टेज रिड्यूस करना है, हमें कम करना है वेस्टेज, और जितना भी हो सके, जितना हो सके मैक्सिमम हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को यूज़ करना है। और
बहुत जल्दी चीज़ें फेंकना नहीं है हमें। फिर आता है रिसर्च। जब भी कोई चीज़ हम खरीद रहे, कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, तो हमें उस पर रिसर्च करना चाहिए कि हम उसको किस तरह से रीयूज़ कर सके और किस तरह से हम उससे एनवायरनमेंट को हार्म ना कर सकें। फिर आता है रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। हमें एक तो साथ में लॉज और रूल्स सारे फॉलो करना चाहिए जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए। कोई अगर आपके सामने कोई कचरा फेंक रहा है तो उसे बोलना चाहिए कि नहीं, ये एनवायरनमेंट हम लोगों का ख़राब कर रही है, पब्लिक प्लेस में इस तरह से कचरा नहीं फेंकना है। हमेशा डस्टबिन यूज़ करने के लिए मोटिवेट करो लोगों को। या फिर आसपास कोई अगर कोई प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लास्टिक यूज़ कर रहा है, अननेसेसरी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को बैन करने में लोगों की हेल्प करो कि नहीं, तुम लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। ये हम नॉर्मली इंडिविजुअल लेवल पर भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम ग्रुप बनाकर NGOs खोल कर लोगों को एक सेमिनार बना दे, या फिर लोगों के लिए कुछ एक्ट कर दे जिससे उन लोगों को समझ में आए कि ये सारी चीज़ें हम लोगों को किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए। ठीक है। फिर आते हैं हम, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है कि पीरियड, कितना टाइम पीरियड दिया गया अलग अलग टाइप के वेस्ट को। तो बनाना पीलिंग्स को पूरी तरह से डिग्रेड होकर पूरी तरह से एनवायरनमेंट में, सॉइल में मिक्स होने के लिए 3 से 4 वीक लगता है। क्लॉथ बैग अगर होगा तो उसको 1 महीना लगता है पूरी तरह से डिग्रेड होना है। रैग्स जो होती है, जो हम लोगों की गोनियाँ होती हैं, उसको 5 मंथ्स लगता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जैसे जैसे नीचे जा रहा है टाइम क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और सबसे ज़्यादा टाइम क्या लेता है, थर्मोकॉल, इनफाइनाइट ड्यूरेशन। हम लोगों को अब तक पता ही नहीं है कि वो डिग्रेड होने कितना टाइम लेता है। इसीलिए थर्मोकॉल्स का यूज़ बहुत 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 कम करना है हम लोगों को। कुछ प्लास्टिक 10 लाख ईयर्स तक जाते हैं डिग्रेड होने के लिए। 10 लाख ईयर्स तक के हम जिंदा भी नहीं रहेंगे, लेकिन वो कचरा रहेगा। तो प्लास्टिक का यूज़ इसीलिए हमें कम करना चाहिए। एल्यूमिनियम के जो कैंस होते हैं 200 to 250 ईयर्स लेते हैं ये लोग डिग्रेड होने के लिए। टिन के कैंस, जैसे कोक वगैरह जो हम लोगों के इसमें आता है कैंस में, तो वो कैंस को डिग्रेड होने बहुत टाइम लगता है। लेदर की शूज़, तो ये सारी चीज़ें डिग्रेड होने बहुत टाइम लगती है। तो हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो बहुत कम टाइम में डिग्रेड हो जाए और एनवायरनमेंट को हार्म ना करे। अब बेसिक यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है कि जब हम लोगों को गार्बेज का सेग्रीगेशन करना होगा तो बेसिक क्या होता है, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा एडवांस लेवल पर जाना है तो एक डस्टबिन पेपर के लिए, एक सिर्फ ग्लास के लिए, एक सिर्फ प्लास्टिक के लिए और एक सिर्फ मेटल के लिए। ये ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन है। तो इससे क्या होगा, पेपर को पेपर फैक्ट्रीज़ में देकर क्या कर सकते हैं, उसको रीयूज़ कर सकते हैं। ग्लास को ग्लास की फैक्ट्रीज़ में जाके रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक को प्लास्टिक की फैक्ट्रीज़ में देके रीयूज़ कर सकते हैं। और मेटल को मेटल के फैक्ट्रीज़ में रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। उससे पहले समझिए डिज़ास्टर्स क्या होते हैं। तो हमारी लाइफ में जितनी भी नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों की लाइफ को अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा तरीके से हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डिज़ास्टर। जैसे थंडरबोल्ट हो गया, लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर कहीं पर बिजली कड़की है तो क्या होगा, उससे ज़्यादा ज़ोर से बिजली गिरेगी कोई एरिया में तो एक तो इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों की जान जा सकती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा बिजली की वजह से कभी कभी आग लग जाती है, उससे जा सकती है। फिर फ्लड्स हो गया, फायर हो गया, मैन मेड डिज़ास्टर जैसे एक्सीडेंट, बॉम्ब एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सीडेंट जैसे केमिकल एक्सप्लोड हो गया। अभी रिसेंट अगर आप लोगों ने देखा रहेगा न्यूज़, तो उसमें बेरठ में अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन हुआ था लोगों के कोस्ट पे। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, अगर नहीं देखे हो तो देख लो। तो इस तरह से एक्सीडेंट्स हमारी लाइफ में होते रहते। कभी बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया गलती से, या फिर कभी माइंस वगैरह में कुछ स्टैम्पीड्स वगैरह लगाते हैं, वो एक्सप्लोड हो गया, रायट्स वगैरह हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, इंक्लूड होता है एक नेचुरल डिज़ास्टर में होते हैं। और ये हमेशा होते रहते हैं, अक्सर होते हैं, और रिसेंटली ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है। और ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल डैमेज करते हैं लाइफ को और प्रॉपर्टी को। बहुत ज़्यादा लाइफ और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी इसमें हार्म होती है।
तो इन सारे डिज़ास्टर की सिचुएशन में हम उसमें कैसे टैकल करेंगे, उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एड टू डिज़ास्टर विक्टिम्स। फर्स्ट एड क्या होता है, जो हम लोग एकदम इमीडिएट और क्विक रिएक्शन होता है हम लोगों का। अभी अगर कोई भी डिज़ास्टर हो गया, यहाँ पर बहुत सारे इंजर्ड पीपल है, तो उस टाइम पर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि सबको एक साथ हम हॉस्पिटल लेकर जाए। तो उस टाइम पर इमीडिएटली हम थोड़ा सा उन लोगों को रिलीफ देने के लिए, थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि एटलीस्ट वो लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुंच रहे, तो उस टाइम तक हम लोगों को किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से रिलीफ दे सकते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम, टेम्पररी रिलीफ, उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड। तो इसमें 3 बेसिक प्रिंसिपल दिया गया है। एक तो होता है लाइफ एंड रिजेक्शन, ABC, मतलब अगर किसी को सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे वो लोग किस तरह से हमें उसको हैंडल करना है, उस सिचुएशन को। तो उस सिचुएशन को लाइफ एंड रिजरेक्शन बोलते हैं, जिसको ABC नाम दिया गया है। A इज़ फॉर एयरवे, B स्टैंड्स फॉर ब्रीदिंग, C स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। एयरवे क्या होता है कि हम लोगों को जब भी अगर किसी को देखकर लग रहा है कि उस इंसान को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कोई डिज़ास्टर हो गया, कुछ हो गया, किसी को सांस लेने तकलीफ हो रही है, कोई भी सिचुएशन में, ज़रूरी नहीं है कि किसी डिज़ास्टर की सिचुएशन में, बट कोई भी सिचुएशन में, तो क्या कर सकते हैं आप, उन्हें उनकी चिन अप करनी चाहिए हम लोगों को स्लोपिंग पोजीशन में, ताकि उन लोगों का सांस लेने का जो पैसेज है वो खुल जाए, और वो लोगों को वहाँ वैसी लंबी सांसें लेनी बोलनी चाहिए, ताकि उन लोगों को सांस अंदर जाती रहे। और अगर ब्रीथिंग स्टॉप हो गई है किसी विक्टिम की, तो उस टाइम पर क्या करना है, हमें माउथ टू माउथ रिजरेक्शन देना है। तो हम लोगों को क्या करना है, उन लोगों के मुंह के अंदर सांस भरनी होती है, ब्लो करनी होती है उनमें विंड उस टाइम पर। और फिर होता है सर्कुलेशन, जिसमें क्या करते हैं, माउथ टू माउथ रिजरेक्शन देंगे उन लोगों को, और फिर चेस्ट पर हाथ से प्रेस करेंगे ट्वाइस, और हार्ट को प्रेस करेंगे, और फिर ऐसा कितनी बार करेंगे, कम से कम 15 बार इस चीज़ को रिपीट करना चाहिए। मतलब माउथ टू माउथ रिजरेक्शन, उसके बाद में चेस्ट से हार्ट को 2 बार पंप, फिर रिजरेक्शन, फिर हाथ से 2 बार पंप, और इस तरह से ये 15 टाइम्स को रिपीट करेंगे। और इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिजरेक्शन, जिसे हम बोलते हैं CPR। और ये ब्लड सर्कुलेशन को वापस नॉर्मल करने में हेल्प करती है। फिर अगर कोई डिज़ास्टर की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, अब कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर कभी फ्लड्स हो गई, या फायर के टाइम पर कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन में अगर किसी विक्टिम को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो वूंड है उसे अच्छे से टाइटली बांध देना चाहिए, और कुछ टाइम तक उसको पकड़े रहना चाहिए, ताकि खून का फ्लो रुक जाए, और अच्छे से उसको टाइटली बांध कर रखना चाहिए, और एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए उस पर। फिर अगर कोई फ्रैक्चर हो गया, या फिर वर्टिब्रल कॉलम में कुछ इशू हो गया, किसी का कोई गिर गया जिसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया, उन लोगों की बॉडी पार्ट, कोई भी हड्डी बॉडी की फ्रैक्चर हो गई है, तो उस टाइम पे हमेशा ये ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों का वो बॉडी पार्ट मूव ना करे। बिकॉज अगर वो बॉडी पार्ट मूव हो रहा है, हड्डी अगर टूटी है, तो वो मूव होने से क्या होगा, उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशंस आएगी, वो मूव होकर और ज़्यादा दूर होती जाएगी, या फिर उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं, डिसजॉइंट हो सकती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हल्का सा क्रैक क्या हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है पूरी हड्डी ही टूट जाए। तो ऐसे टाइम पर उन लोगों को बहुत केयरफुली उस चीज़ को, उस पार्ट को क्या करना चाहिए, इमोबिलाइज रखना चाहिए, मूव नहीं करने देना चाहिए। और साथ ही साथ उसे अगर हो सके तो वुडन रॉड या फिर बैटन, रूलर, इन सब चीज़ों से एक सपोर्ट देना चाहिए। हमेशा कोई भी फ्रैक्चर्ड पार्ट को सपोर्ट देंगे, बिकॉज क्या होता है, जब फ्रैक्चर होता है उस टाइम पर उन लोगों का वो पार्ट सुन हो जाता है, और वो उसे प्रॉपरली मूव उतना नहीं कर पाते। और जिन लोगों का फ्रैक्चर होता है उन लोगों की बॉडी में बहुत पेन होता है, तो वो पेन की वजह से भी उस चीज़ को मूव नहीं कर पाते हैं। और उसे लेकिन प्रॉपर एक स्टैचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, एक प्रॉपर शेप मेंटेन करना ज़रूरी होता है जो हमारी बॉडी का है। तो उस शेप में रखने के लिए कभी कभी वो हाथ बहुत ज़्यादा लिम्ब हो जाता है, या पैर लिम्ब हो जाता है, तो क्या करना चाहिए, हमें सपोर्ट देना चाहिए।
तो सपोर्ट किस तरह से देंगे, कोई भी हार्ड चीज़ से, वुड हो गया या रूलर हो गया, जो चीज़ अवेलेबल है जो स्ट्रेट है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। कोई रॉड है तो हम उन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम अगर सपोज़ किसी की पीठ में कोई फ्रैक्चर है तो उस टाइम पर हम पीठ को कोई अच्छा प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पा रहे, तो क्या करना है, उसे उस पेशेंट को स्ट्रेचर पर लेटाना है और स्ट्रेचर पर लेटाकर ही उन्हें कहीं पर भी लेकर जाना होता है। फिर नेक्स्ट आता है बर्न्स। अगर किसी को कुछ फायर के टाइम पर अगर किसी को कुछ जल गया है या फिर कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट उड़ जाता है तो उस टाइम पर फायर लग जाती है, तो उस टाइम पे भी बर्न्स होते हैं। तो क्या करना है, जब बर्न्स हो जाएंगे तो हमेशा क्लीन और कोल्ड वाटर के नीचे, फ्लोइंग वाटर के नीचे उसे रखना है। मतलब बहता पानी जो है टैप का या फिर कोई भी फिल्टर या कोई भी चीज़, कोई भी पाइप से जब आपको अगर पानी अवेलेबल है तो कंटिन्यूसली उस हाथ को या उस पार्ट को, उस बॉडी पार्ट को पानी के नीचे रखना है और बहुत ज़्यादा उस पर पानी डालते रहना है ताकि वो बर्न कूल डाउन हो सके। और कम से कम ये कितने टाइम तक करना चाहिए हम लोगों को, 10 मिनट्स तक। ठीक है यहाँ तक। फिर आता है हम लोगों की अगर स्प्रेन या ट्विस्टिंग हो गई है, हम लोगों की नॉर्मल जो डेली लाइफ में ये हो जाता है, एंकल स्प्रेन हो जाती है या फिर ट्विस्ट हो जाती है, अगर हम प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं, कुछ अलग पोजीशन में सो रहे हैं, तो उस टाइम पर हम लोगों की बॉडी पार्ट में स्प्रेन हो जाता है, ट्विस्ट हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है राइस। आर का फुल फॉर्म है रेस्ट, आई स्टैंड्स फॉर आइस, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेशन एंड ई स्टैंड्स फॉर एलिवेट। रेस्ट मतलब हम लोगों को आराम करने देना चाहिए जो भी पेशेंट है उसे। आइस, हमेशा आइस पैक लगाना चाहिए जो भी इंजर्ड पार्ट है उस पर। कंप्रेशन मतलब मसाज करना चाहिए उस बॉडी पार्ट की जिसमें भी स्प्रेन या फिर ट्विस्ट हुआ है। और एलिवेट करना चाहिए, उसे बार बार ऊपर की तरफ लेके जाना चाहिए उस बॉडी पार्ट को, ताकि हम लोगों का जो इंजर्ड पार्ट है वो थोड़ा मूव कर सके अच्छे से। उसके बाद आता है कि अगर हम किसी सिचुएशन में है और हम लोगों को पेशेंट्स को कैरी करना है, तो अलग अलग टाइप के पेशेंट्स को हम किस तरह से कैरी करेंगे वो बताया गया। एक तो है क्रेडल मेथड, मतलब गोद में उठा देना, इस तरह से यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा है। तो ये जो मेथड है ये किसके लिए करते हैं, जब कोई चिल्ड्रन है या फिर अंडरवेट विक्टिम्स जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से उठा सकते हैं, तो उसे हम क्रेडल मेथड बोलते हैं। या फिर पिगी बैक, अगर कोई बेहोश हो गया है तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, लोगों को पीठ के पीछे लेकर चलते हैं, इसे पिगी बैक बोलते हैं। तो इस तरह से उठाकर लेकर जाते हैं विक्टिम्स को। फिर आता है ह्यूमन क्रच मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरे जो विक्टिम है उसको हम क्या देंगे, सपोर्ट देंगे। तो एक लेग को हम क्या करेंगे, एक अगर इंजर्ड है तो दूसरे को हम सपोर्ट देंगे। कैसे, उसको पूरा अपना लोड दूसरे लेग पर डालना है और हमें उसके सपोर्ट की तरह काम करना है। तो वो पूरा लोड अपने लेग पर डालेगा और हमारे ऊपर भी थोड़ा लोड होगा, और इस तरह से हमेशा पकड़कर चलना चाहिए। फिर आता है पुलिंग या फिर लिफ्टिंग मेथड। पुलिंग मेथड यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से खींच कर लेकर जा रहे हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस पर काम आता है, अगर हमें सिर्फ थोड़ा सा यहाँ से 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर अगर हमें लेकर जाना है किसी विक्टिम को और वो बहुत ज़्यादा हैवी है और हम अकेले हैं, तो उस टाइम पर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, इस तरह से खींच कर लेकर जा सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इस तरह से उठाकर लेकर जा सकते हैं। इस चीज़ के लिए लेकिन 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और हमेशा ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, मतलब कम डिस्टेंस। फिर आता है कैरिंग ऑन 4 हैंड चेयर। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 लोग अगर हो गए तो क्या करेंगे, इस तरह से एक हैंड चेयर बना देते हैं, मतलब लोगों के हाथ इंटरजॉइन करके, और इंसान जो भी विक्टिम है उसे हम यहाँ पर बिठा देते हैं और उसको कैरी करते हैं। फिर आता है 2 हैंड चेयर, मतलब 2 इसमें इस तरह से रखना है, 2 हाथ को पकड़ना होता है और फिर उसी पर जो भी विक्टिम है उसे हम बिठा देंगे और अपराइट पोजीशन में बिठा देते हैं उस विक्टिम को, उसे हम 2 हैंड चेयर बोलते हैं। फिर आता है हम लोगों का एक और मेथड, ये मेथड फायर ब्रिगेड यूज़ करती है। इसमें क्या करते हैं ये लोग, विक्टिम को पूरी तरह से उनकी बॉडी इस तरह से
उठा देते हैं अपनी बॉडी पर। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए उतना ईजी नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये टास्क, बट ये फायर ब्रिगेड्स यूज़ करता है। फिर आता है स्ट्रेचर। ज़्यादा लोग हैं, अगर हम लोगों को प्रॉपर फैसिलिटी मिल गई है तो हम स्ट्रेचर्स पर लेकर जा सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट बचता है अदर इमरजेंसी मेजर्स, क्या कर सकते हैं उसके अलावा। बोट्स यूज़ कर सकते हैं हम, अगर कोई फ्लड एरिया में है लोग फंसे हुए तो उस टाइम पर क्या यूज़ करते हैं, बोट्स यूज़ करते हैं। और बैम्बू फ्लोट्स वगैरह, एयर फिल्ड रबर ट्यूब, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उस टाइम पर लेकर जाते हैं। या फिर अगर कहीं पर फायर लगी है तो उस टाइम पर फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो अदर इमरजेंसी इश्यूज़ में क्या आ जाता है, जो भी हम अलग दूसरी और क्या इमरजेंसी के टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से हम जो कर पाते हैं हमें वो चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हमारी लाइफ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना हो। यहाँ पर हम लोगों का 9 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का। कोई डाउट होगा सो दे आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू फॉर योर हियरिंग।